नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बारे में हमने कंपनी क्या होती है ये पढ़ लिया था, कंपनी के प्रकारों के बारे में हमने थोड़ी चर्चा कर ली थी, कंपनी की विशेषताओं के बारे में हमने थोड़ी चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम यह पढ़ना चाहेंगे कि अंश क्या होते हैं, अंश पूंजी क्या होती है और अंश जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की इस क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंश। अंश क्या होते हैं? अगर हिंदी की बात करें, हिंदी व्याकरण के हिसाब से अंश शब्द का मतलब होता है टुकड़ा। तो जो कंपनी की पूंजी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। उसे अंश कहते हैं। कंपनी की अंश पूंजी कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, उसे अंश कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंशों के प्रकार की। देखिए, अंश दो प्रकार के होते हैं। अंश दो प्रकार के होते हैं। पूर्वाधिकार अंश और दूसरे होते हैं समता अंश। समता अंश किन्हें कहते हैं और पूर्वाधिकार अंश किन्हें कहते हैं? अंग्रेजी में इनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, इनको बोलते हैं इक्विटी शेयर। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर के पास वे अंश जिनके पास पूर्व निर्धारित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार हो। पूर्व निर्धारित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार हो। और दूसरा, कंपनी के समापन पर समता अंशों से पूर्व पूंजी वापसी का अधिकार है। आई बात समझ में कि इन पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स के पास दो अतिरिक्त प्रेफरेंसेस यानी दो अतिरिक्त अधिकार होते हैं। क्या क्या? कि जो पहले से निर्धारित दर है उससे लाभांश प्राप्त करेंगे, और दूसरा, समापन पर समता अंशों से पहले पूंजी की वापसी करेंगे। जब भी कंपनी का समापन होगा तो जब कंपनी पैसे वापस लौटाएगी तो समता अंशों से पहले इनको पैसे लौटाने पड़ेंगे। यह थे पूर्वाधिकार अंश। समता अंश ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। इनके पास वोटिंग राइट होता है। ठीक है, अगर बात करें कंपनी अधिनियम के अनुसार समता अंश किसे कहते हैं? कंपनी अधिनियम के अनुसार समता अंश उन अंशों को कहा जाता है जो अंश पूर्वाधिकार अंश नहीं है। मतलब जिनके पास ये दो अधिकार नहीं है वो कौन से अंश हो गए? समता अंश। जिनके पास पूर्व निर्धारित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और समापन पर समता अंशों से पूर्व पूंजी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तो वह अंश कौन से कहलाते हैं? समता अंश कहलाते हैं। यह थे अंशों के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं पूर्वाधिकार अंशों के कुछ प्रकार और होते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार पढ़ते हैं।
पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंशों का पहला प्रकार है संचयी पूर्वाधिकार अंश और असंचयी पूर्वाधिकार अंश। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किन्हें कहते हैं? वो प्रेफरेंस शेयर जब कभी, जैसे आज ईयर चल रहा है 2021-22, मान लीजिए किसी पूर्व के वर्ष का लाभांश बाकी है, किसी पूर्व के वर्ष का लाभांश बकाया है, तो जो अंश यह लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं उन्हें तो कहते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश, और जो अंश यह लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं, यहाँ पे समता अंशों की बात हो रही है कि जो समता अंश यह लाभांश प्राप्त करने, पूर्व के वर्षों का कोई बकाया लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, उन्हें कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और जो प्रेफरेंस शेयर यह अधिकार नहीं रखते हैं, जिनके पास यह पूर्व के वर्षों का लाभांश बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, वो गए असंचयी पूर्वाधिकार अंश। दो प्रकार हो गए। हम आगे के प्रकारों की बात करते हैं। अगला प्रकार है अपना पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, अवशिष्ट भागी और अनावशिष्ट भागी। पार्टिसिपेटिंग और नॉन अनावशिष्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके पास निर्णय लेने में कुछ अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हों। निर्णय लेने से संबंधित, नाम से पता चल रहा है, निर्णयों में ये क्या करेंगे? पार्टिसिपेशन करेंगे। अगर निर्णयों में पार्टिसिपेशन करेंगे तो कंपनी के इसमें कुछ हित भी है इनका। तो अनावशिष्ट भागी वे हैं जो कंपनी के निर्णयों में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इनका जो अनावशिष्ट भागी हैं, इनका अवशिष्ट भागी की तुलना में कम हित होता है किसमें? संस्थान में, क्योंकि जो व्यक्ति निर्णय लेगा वह उसका संस्थान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यह थे अवशिष्ट भागी और अनावशिष्ट भागी। सीधी सीधी दो चीजें याद रखो, जो कंपनी के निर्णय लेने में समतांशधारियों के साथ भागीदारी प्राप्त करते हैं वो तो होते हैं अवशिष्ट भागी, और जो निर्णय लेने में भागीदारी नहीं प्राप्त करते वो हो गए अनावशिष्ट भागी। अगला है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको, वे पूर्वाधिकार अंश जिनको एक निश्चित समय के बाद
समता अंशों में एक निश्चित मूल्य में परिवर्तित किया दिया जाएगा। मतलब कि आज से 10 साल बाद में एक पूर्वाधिकार अंश के बदले में 2 समता अंश दे दिए जाएंगे। एक फिक्स पहले से पूर्व निर्धारित मूल्य होगा और जो पूर्वाधिकार अंश है उनका निश्चित समय बाद में समता अंशों में परिवर्तनशील कर देंगे, तो वो तो हो गए परिवर्तनशील। अगर जिनका परिवर्तन नहीं होगा किसी भी तरह के अंश में, उन्हें कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल, और यानी अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। यह था परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। उसके बाद में अगला जो प्रकार है शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। शोधन का मतलब होता है पूंजी वापसी, कि जैसे मैंने किसी कंपनी का पूर्वाधिकार अंश लिया तो कंपनी कुछ समय बाद में वो मेरा पैसा वापस दे देगी और मुझसे वो अंश है वो ले लेगी। तो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनका कंपनी अपने जीवन काल में शोधन कर देगी, यानी पैसा लौटा देगी। और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको कंपनी अपने समापन पर ही पैसे लौटाएगी, कंपनी के जीवन काल में पैसे नहीं लौटाएंगी। वर्तमान में कोई भी कंपनी अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश जारी नहीं कर सकती। ठीक है, यह थे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार और समता अंश हमने पढ़ लिया है। यह थे हमारे अंश का भाग। आगे हम पढ़ते हैं अंश पूंजी। अंश पूंजी क्या है? अंश पूंजी किसे कहते हैं? शेयर कैपिटल। देखिए, कैपिटल वह है एक तरह से जो कंपनी को जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए कंपनी समता अंश जारी करती है, पूर्वाधिकार अंश जारी करती है, कंपनी डिबेंचर्स लेती हैं, लोन लेती है, ये क्या कहलाते हैं? कैपिटल कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं अंश पूंजी के शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं, क्या जो जो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अधिकृत पूंजी। ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वह पूंजी होती है जो कंपनी अपने जीवन काल में जारी करेगी, जो कंपनी अपने जीवन काल में जारी करेगी। इसको बैलेंस शीट के टोटल में इसको नहीं जोड़ा जाता है। जैसे मतलब इसको बैलेंस शीट बनाते समय ऊपर दिखाते हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर इतने, प्रेफरेंस शेयर इतने, और नीचे 2 लाइन लगा देते हैं कि, और इसको दिखाना अनिवार्य भी है ऑथोराइज्ड कैपिटल को बैलेंस शीट में। जैसे बैलेंस शीट बनती है ऊपर दिखा देते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 कि मतलब कंपनी अपने जीवन काल में ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा पूंजी नहीं जारी कर सकती। दूसरी बात, इसे पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में दिखाया जाता है। पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में किसको दिखाया जाता है? अधिकृत पूंजी को दिखाया जाता है। अब पार्षद सीमा नियम का पूंजी वाक्य, पार्षद सीमा नियम में कुछ वाक्य होते हैं, 6 वाक्य हैं पार्षद सीमा नियम। जो कंपनी का पार्षद सीमा नियम है उसमें 6 वाक्य होते हैं।
जैसे नाम वाक्य, उद्देश्य वाक्य, पूंजी वाक्य, स्थान वाक्य, हस्ताक्षर वाक्य, तो ये 6 वाक्य हो गए। नाम वाक्य, उद्देश्य वाक्य, पूंजी वाक्य, स्थान वाक्य, हस्ताक्षर वाक्य और दायित्व वाक्य। पार्षद सीमा नियम में ये 6 वाक्य वर्णित होते हैं। और जब भी किसी कंपनी को अपनी पार्षद अधिकृत पूंजी बढ़ानी हो तो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में अंशधारियों की सहमति से क्या करा जा सकता है, अधिकृत पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अधिकृत पूंजी कौन सी पूंजी हो गई, वह पूंजी जो कंपनी अपने जीवन काल में जारी करेगी उसे क्या कहते हैं, अधिकृत पूंजी। और वह अधिकृत पूंजी पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में दिखाई जाती है। यह बात हो गई अधिकृत पूंजी की। अगली पढ़ते हैं हम निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी कौन सी होती है, समय समय पर कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है, तो जो वह पूंजी जिसके लिए जनता से अभिदान आमंत्रित किया जाता है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिनसे इस इश्यूड कैपिटल बोलते हैं इसको। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिससे जनता से अभिदान के लिए आमंत्रित किया जाता है। जितने भाग के लिए जनता को अभिदान के लिए आमंत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निर्गमित पूंजी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 20 लाख, किसी कंपनी की सिर्फ इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए ईच, किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी है। अब कंपनी जनता को 10 लाख रुपए की शेयर इश्यू करना चाहती है, तो 10 लाख के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। तो ये 20 लाख तो हो गई ऑथोराइज्ड कैपिटल और ये 10 लाख क्या हो गई, इश्यूड कैपिटल। ठीक है, जितने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती है उसे क्या कहते हैं, निर्गमित पूंजी कहते हैं। उसके बाद में अगली है प्रार्थित पूंजी। इस निर्गमित पूंजी को भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। एक बात और बता दूं, प्रार्थित पूंजी वह पूंजी होती है कि निर्गमित पूंजी का वह भाग जिससे के लिए जनता से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, जितने के लिए हमें क्या हुए हैं, आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे क्या कहते हैं, प्रार्थित पूंजी। जितने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रार्थित पूंजी क्या होती है, जो पूंजी का वह भाग जिसे अभिदत्त किया जा चुका है। ठीक है, जिसे जनता को बता दिया, जितने जैसे 10 लाख की थी जनता से अपने को 9,50,000 के आवेदन प्राप्त हुए और 9,50,000 की हमने पूंजी अब जारी कर पाई, तो उसे जितने अभिदत्त किए हैं जनता को उसे क्या कहते हैं, प्रार्थित पूंजी। अब प्रार्थित पूंजी का क्या है, 2 भाग होते हैं, मांगी गई पूंजी और ना मांगी गई पूंजी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 10 रुपए का शेयर है, इसको 11 में इश्यू कर रही है 10% प्रीमियम के साथ, तो इस पे मान लीजिए कंपनी 7 रुपए मांग लेती है, तो मांगी गई पूंजी कितनी हो गई, 7 रुपए विद प्रीमियम। ठीक है, नहीं मांगी गई पूंजी वह पूंजी जिसको अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है, जिसको कंपनी ने अभी तक नहीं बताया कि इसको अभी भुगतान करना है,
उसे कहते हैं ना मांगी गई पूंजी। जितने अंशों पर कंपनी पूंजी प्राप्त मांग लेती है, अब मांगी गई पूंजी के दो भाग होते हैं, चुकाई गई पूंजी यानी प्रदत्त के यानी पेड अप कैपिटल बोलते हैं जिसे हम। जरूरी थोड़ी है हमने सभी लोगों 7 रुपए मांगे हैं तो सभी 7 रुपए भुगतान कर दी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भुगतान नहीं किया, जिसे कहते हैं वो कॉल्स इन एरियर, बकाया पूंजी। बकाया पूंजी किसे कहते हैं? जब कोई अंशधारी समय पर पूंजी का भुगतान नहीं करता है तो उसे कहते हैं बकाया पूंजी। कंपनी बकाया पूंजी पर 10% की दर से ऐप श्रेणी के अनुसार 10% की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होती है। ठीक है। एक होती है अग्रिम पूंजी, बकाया पूंजी के साथ ही पढ़ लेते हैं। एक अग्रिम पूंजी और होती है, इधर लिखिए, मिटा देता हूं मैं कुछ। अग्रिम पूंजी क्या होती है? जैसे कंपनी ने 7 रुपए मांगे, किसी ने 9 रुपए भुगतान कर दिए। मांगी गई पूंजी से अतिरिक्त कोई व्यक्ति पूंजी का भुगतान कर देता, उसे क्या कहते हैं? अग्रिम पूंजी कहते हैं। अग्रिम पूंजी के ऊपर कंपनी को 12% की दर से ब्याज का भुगतान करना होता है। अग्रिम पूंजी पर 12% की दर से ब्याज का भुगतान करना होता है। ठीक है। प्रार्थित पूंजी, प्रार्थित पूंजी के दो भाग हो गए, मांगी गई और ना मांगी गई पूंजी। नाम से स्पष्ट है कि जो जनता से जिनके लिए पैसे मांग लिए हैं, जितने पैसे मांगे गए हैं वह है मांगी गई पूंजी, और जितने पैसे नहीं मांगे गए हैं वह है ना मांगी गई पूंजी। और मांगी गई पूंजी का जितना भाग चुका दिया है उसे कहते हैं प्रदत्त पूंजी, यानी इसे पेड अप कैपिटल बोलते हैं अंग्रेजी में। और जितना भाग नहीं चुकाया है उसे बोलते हैं बकाया पूंजी, यानी कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर पे आपको 10% की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। अंशधारी कंपनी को 10% की दर से ब्याज का भुगतान करते हैं। और जो अग्रिम पूंजी है यानी कॉल्स, एडवांस कॉल्स, उस पे 12% की दर से कंपनी अंशधारियों को ब्याज का भुगतान करती है। अब है नए मांगी गई पूंजी। नए मांगी गई पूंजी कंपनी कभी भी मांग सकती है, लेकिन इसमें एक अलग पूंजी और आती है, संचित पूंजी। संचित पूंजी किसे कहते हैं? नए मांगी गई पूंजी का वह भाग, नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी अपने समापन पर मांगेगी। नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी अपने समापन पर मांगेगी उसे कहते हैं हम संचित पूंजी। ठीक है। यह थे हमारे पूंजी के प्रकार। कौन कौन से पूंजी के प्रकार पढ़े? ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, उसके बाद में पेड अप के निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, मांगी गई पूंजी, न मांगी गई पूंजी, चुकाई गई पूंजी, बकाया पूंजी, अग्रिम पूंजी, संचित पूंजी। ये अलग अलग तरह से क्या है? पूंजी के प्रकार हैं। आगे हम बात करते हैं अंशों के स्टॉक की बात करते हैं। एक अंश स्टॉक भी होता है ना कुछ से। अंश स्टॉक क्या होता है कि अंशों के स्थान पर स्टॉक का निर्गमन कर दिया जाता है। क्या करते हैं? अंशों के स्थान पर स्टॉक का निर्गमन कर दिया जाता है। स्टॉक का कैसे? और दूसरी बात क्या, वर्तमान समय में केवल आंतरिक पुनर्निर्माण के समय ही कंपनियां
जो अंश पूर्ण प्रदत्त हो चुके हैं, जिनके सभी के सभी पैसे आ चुके हैं, जैसे 10 रुपए का अंश है जिसको 20% प्रीमियम के साथ 12 रुपए में जारी किया गया था, तो जिसके 12 रुपए प्राप्त हो चुके, सिर्फ उसी को स्टॉक में बदल सकती है। कंपनी बहुत सारे अंशों को ग्रुप के आधार पर स्टॉक में बदल देती है। वर्तमान समय में सिर्फ आंतरिक पुनर्निर्माण के समय ही कंपनियां अंशों को स्टॉक में बदल सकती हैं और अंशों को स्टॉक में नहीं बदल सकती। यह थे अंशों का स्टॉक। कंपनी अंशों के स्थान पर अंशों का स्टॉक जारी कर देती थी पहले। ठीक है, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अंश निर्गमन की प्रक्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी सेंटर कॉमर्स। थैंक यू सो मच।